जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैंडिडेट अभी हम आपके सामने आ चुके हैं फिजिक्स की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी। और दोस्तों आपको पता है कि अभी आपके पास मात्र और मात्र 3 महीने का टाइम है। तो दोस्तों 3 महीने के अंदर मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर अंदर ये बताता हूँ कि आपको अपने 3 महीने के अंदर आपको अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है एंड अपडेट यू हैव टू जस्ट रिवाइज योर कोर्स एंड यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर एग्जाम एंड आल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, सो दोस्तों 3 महीने के अंदर हमने आप लोगों को ये बात आपको बता चुके हैं कि आपको 3 महीने के अंदर केवल और केवल टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, बाकी फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो दोस्तों आप आज का हमारा टॉपिक है जो फिजिक्स की जो सीरीज़ है, इसके अंदर अपना आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गाउस का नियम। दोस्तों आपको पता है कि गाउस के नियम से एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर 2 से मतलब लगभग 1% 100% श्योर है, यानी कि एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर गाउस का जो नियम है इससे 1% तो आता है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि अपनी जो ये वीडियो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो गाउस का जो ये नियम है इसके नियम के अंदर कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है। ऐसी अगर दोस्तों मैं चाहूँ तो कैंडिडेट जो ये चैप्टर है गाउस का नियम, इससे दोस्तों 3 से 4 दिन के अंदर आपका कंप्लीट होगा। यानी कि अगर मैं एक घंटे की 4 क्लासेस दूँ तब जाकर दोस्तों ये 4 दिन के अंदर कंप्लीट होता है आपका। बट दोस्तों जैसे आपको पता है आपके पास टाइम बहुत ही कम है, इस टाइम के अंदर दोस्तों आपको मतलब पढ़ना है कम और रिवाइज करना ज़्यादा। तो दोस्तों उसी को देखते हुए आज का जो वीडियो इसके अंदर हम आपको टू द पॉइंट आपको बताएंगे। तो इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को एंड एक बार शेयर भी कर दो। ओके, सो दोस्तों देखो अपना जो चैप्टर गाउस का नियम, इसके नियम के अंदर दोस्तों जो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा ये इसका पूरा सार है। यानी कि आज की जो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर जो बातें मैंने लिखी है, एयरफोर्स एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो दैट विल बी डायरेक्टली हिट फ्रॉम दिस स्क्रीन। ओके, सो इसके अंदर कैंडिडेट गाउस का नियम है। ये आपको पता है कि गाउस के नियम के अंदर सबसे पहली हेडिंग है अपना विद्युत फ्लक्स। दोस्तों मैंने चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि इससे पहले भी 2 से 3 हेडिंग थी, बट दैट वाज वेरी यूजलेस। अब हमें दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं, हमें दोस्तों उसी चीज़ से मतलब जो हमारे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट हिट हो। अब दोस्तों आपको आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर आपको ये कैसे पता कि इसी से एयरफोर्स एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों मैं आपको अपने बारे में वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि दोस्तों आई क्वालिफाइड मेनी एंड वेरियस डिफेंस एग्जाम्स लाइफ एयरफोर्स नेवी एंड ये एंड इट दोस्तों मैंने बहुत सारे एग्जाम अपने लाइफ के अंदर क्वालिफाई किए। तो मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर किससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ स्टाम्प पर चाहे मेरे से ये लिखवा लो कि क्वेश्चन कहाँ से आया, कहाँ से क्यों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों मैंने डिफेंस को अपने 4 साल दिए। तो दोस्तों मेरे को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है और कहाँ से नहीं। बट बस इतना कहूँगा दोस्तों, आप मुझ पर विश्वास कीजिए और मैं जो बताता हूँ वैसा वैसा आपको करना है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों देखो सबसे पहले अपनी हेडिंग वो है विद्युत फ्लक्स। अब दोस्तों आपको ये कतई नहीं पढ़ना है कि जो ये क्या विद्युत जो ये फ्लक्स होता है ये क्या होता है। आपको ये पता है जैसे कि हमारे जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज होता है, यानी कि जो हमारा चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो अंदर जाती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो बाहर जाती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर आती है। तो इन्हीं जो रेखाओं की संख्या को, यानी कि किसी एरिया के अंदर पर्टिकुलर अगर एरिया के अंदर अगर कोई आवेश स्थित है तो उस आवेश के अंदर अगर ये पॉजिटिव आवेश है तो इससे बाहर की तरफ विद्युत ये ऊर्जा रेखा जाएगी, और अगर ये नेगेटिव आवेश है तो इसके अंदर की तरफ ये रेखाएँ आएगी। तो पर्टिकुलर जो ये रेखाएँ हैं इनकी संख्याओं को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको इतनी बातें नहीं पढ़नी, आपको बस इतना ही पढ़ना है कि अगर इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वह सबसे पहले फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा से ही बनेगा। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो ये फॉर्मूला लिखा है ये इसकी रीड की हेड, यानी कि अगर आपको ये फॉर्मूला अगर पता है, अगर आपको बेसिक्स इस फॉर्मूले के बारे में कुछ पता है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके अंदर क्या आपके क्वेश्चन बने, सबसे पहले जो थीटा है, यानी कि इसके अंदर आपको पता है कि अगर हम इसे थोड़ा सा और तोड़ते मॉडिफाई करते हैं तो इसका अपना होगा ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल यही क्वेश्चन बनेगा कि अगर थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो और थीटा का मान अगर 180 डिग्री हो तो फ्लक्स का मान कितना होगा। आप सभी को पता है अगर थीटा का मान 0 होगा तो फ्लक्स का मान भी 0, फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा। अगर थीटा का मान 90 है तो फ्लक्स का मान 0 होगा। अगर थीटा का मान 180 डिग्री है तो फ्लक्स का मान मिनिमम होगा। बस आपको ये तीन चीज़ें पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। मतलब अगर थीटा का मान, मैं दोबारा आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, अगर थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम कितना होगा अपना ADS होगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो वो होगा 0, अगर 180 डिग्री है तो होगा माइनस ADS, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अपना इससे बनता है। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है दोस्तों नेक्स्ट। और दोस्तों अगर इससे कोई हार्ड अगर कोई क्वेश्चन बनता है, अगर चैप्टर से अगर कोई हार्ड क्वेश्चन बनता है तो मेरे भाई ये जो मैंने चैप्टर लिखा है बोर्ड के ऊपर
जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप दोस्तों चाहे किसी से भी पढ़ते हो, चाहे आप आर एस सर से पढ़ते हो, चाहे आप किसी से भी पढ़ते हो, तो प्लीज़ जाकर उनसे ये क्वेश्चन पूछना कि सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मैं ओपन चैलेंज के साथ ये बात आपको कह सकता हूँ, आप किसी से पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, तो प्लीज़ कृपया करके अपने जो फिजिक्स का जो टीचर है उससे जाकर ये क्वेश्चन पूछना कि सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। प्लीज़ देखो दोस्तों, अपना जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा था इसका पूरा पूरा सार लिखा हुआ है। देखो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, आप सभी को पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो अगर कोई पॉजिटिव है तो उसकी वजह से बाहर जाएगी, अगर नेगेटिव है तो उसकी वजह से अंदर आएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है तो हमें थीटा का मान बताना है, हमें फ्लक्स का मान नहीं बताना है। हमें फ्लक्स का मान तो यहाँ पर हर एक बच्चा बता देगा कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर बाहर निकलती है तो विद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव होता है। बट दोस्तों हमें वो विद्युत फ्लक्स का मान हमें ना बताकर हमें थीटा का मान पूछा गया है। तो भाइयों थीटा का मान क्या होगा? दोस्तों आप सभी को पता है कि एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर इस बार जो अग्निवीर का एग्जाम हुआ है, फिजिक्स से सबकी बैंड बजा दी थी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन वहां पर आपको देखने मिलेंगे और डायरेक्टली हिट होंगे। दोस्तों जिस दिन एयरफोर्स का एग्जाम होगा और आप लोग ही मुझे ये बताओगे कि सर डायरेक्टली आपकी स्क्रीन से आपकी जो कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली हिट हुए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, अगर 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 विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है तो फ्लक्स क्या होगा? अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है तो फ्लक्स का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर फ्लक्स का मान पॉजिटिव है तो फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? मेरे को आप ये बताओ कि फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स हमेशा और हमेशा विद्युत क्षेत्र E और विद्युत क्षेत्र का जो एरिया है DS और उसके बीच के कोस थीटा पर डिपेंड करता है। आप सभी को पता है E भी हमारा कांस्टेंट होता है, DS भी हमारा कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों ये केवल और केवल कोस थीटा के ऊपर ही वेरी करेगा। पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान उसके विद्युत क्षेत्र और उसके लंबवत जो क्षेत्रफल है उसके बीच के कोण पर ये डिपेंड करेगा। तो यहां पर हमें क्या पूछा? हमें कोण पूछा है और फ्लक्स का मान पॉजिटिव है। तो फ्लक्स का मान पॉजिटिव कब होगा? जब कोस थीटा का मान हमारे पास वो पॉजिटिव है। मैंने दोस्तों ये नहीं पूछा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैक्सिमम है। अगर यहां पर ये होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैक्सिमम है तब दोस्तों थीटा का मान 90 डिग्री होता, यानी सॉरी थीटा का मान होता हमारे पास 0 डिग्री। बट मैंने ये कहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है तो बाहर निकलती है तब मतलब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना, 2 3 4 5 कुछ तो होगा, लेकिन होगा तो पॉजिटिव ना। तो पॉजिटिव होगा इसका मतलब थीटा का मान होगा हमारा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच। दोस्तों ये था हमारे कॉन्सेप्ट का जहर कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बनते मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर, 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है हमें, तब जाकर ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल कर आते हैं। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के थोड़ा सा बदलाव करता हूं, वो अब देखो ये बदलाव क्या आप सभी को आंसर करना है। अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिनिमम है, अगर मैं यहां पर ये करता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिनिमम है, तब दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि थीटा का मान क्या होगा। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैक्सिमम है तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों धैर्य वाले कॉन्सेप्ट है, मैं गारंटी के साथ ठोक बजाकर ये कह सकता हूं कि इसी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों ये एयरफोर्स ने अभी तक नहीं पूछा है क्वेश्चन, बट दोस्तों इस बार ये अधिक से अधिक संभावना है कि ये इस कॉन्सेप्ट से, इस क्वेश्चन से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। आपको ये चीजें कमेंट करें। उसके बाद दोस्तों इसका ही बाप है। अब अगला जो ये क्वेश्चन है वो इसका ही मतलब आई कैन से इसका ही बापू है, ठीक है। ओके देखो अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? अगला क्वेश्चन है वो ऊपर वाले दो कॉन्सेप्ट है इनका मिक्सअप है। देखो अगर हमारे पास E का मान दिया गया और आपको S का मान दिया गया, यानी देखो हमारा फाई का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फाई का फॉर्मूला होता है E डॉट ds। अब आप सभी को पता है, अगर आपने मैथ के अंदर वेक्टर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि अगर हमें दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट करना होता है तो हम उसका डॉट कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, आई विल टीच यू डेफिनेटली द वेक्टर चैप्टर एंड आपको वेक्टर ऐसे पढ़ाऊंगा, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा आज तक, ठीक है। देखो आपको पता है डॉट हमें करना है। अब देखो E का मान ये है और J का मान ये है। देखो दोस्तों E का मान ये है और S का मान ये है। अब देखो यहां पर E के साथ दोस्तों आपको वेक्टर के अंदर जब आपको डॉट अगर प्रोडक्ट करना होता है तो दोस्तों आपको यहां पर इसके जो इकाई सदिश है, यानी कि इसके इकाई जो मतलब कि जो इसके वो वेक्टर है, इसके ऊपर आपको ध्यान से देखना है। यहां पर I आई है और यहां पर I है, यहां पर J है और यहां पर भी J है। अगर दोस्तों यहां पर डॉट करना होता है, इसका मतलब सेम वाला सेम के साथ गुणा होगा और I वाला I के साथ गुणा होगा और J वाला J के साथ गुणा होगा। अब देखो I का कोफिशिएंट यहां पर है, बट क्या यहां पर I का कोफिशिएंट है? नहीं है ना। इसका मतलब 0I हो जाएगा। 0I का मतलब 0 प्लस अपना अगला है J, इस वाला J और इस वाला J। इसके अंदर J कितना? इसके अंदर अपना J है 300 गुणा यहां पर यहां पर J कितना? यहां पर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, अगर ये 3 यहां पर आएगा, इसका आंसर आएगा 1.5 क्या आएगा दोस्तों? फाई का आपको दोस्तों ये कमेंट करके बताना है कि फाई का मतलब कि वो क्या होता है। फाई का आपको मात्रा कमेंट करना है और फाई का डायमेंशन आपको कमेंट करना है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको एक क्वेश्चन बनता है कि आपको
दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो फाई है जो फ्लक्स है इसका मात्रक क्या होता है और इसका वी में सूत्र क्या होता है, आपको मैं दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मतलब कि इसका ई इंटू डी ई डॉट डी एस हमें निकालना है। ई का आपको पता है कि वोल्ट प्रति मीटर होता है और डी एस का आपको पता है कि मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक होगा वोल्ट इंटू मीटर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर दोस्तों केवल क्या पता दोस्तों कितनी बार अनगिनत बार दोस्तों ये क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। यानी कि फाई का वी में सूत्र फाई का मात्रक होगा वोल्ट इंटू मीटर और इसका वी में सूत्र आपको पता है कि जो ये वोल्ट इसका होता है M1 L2 T-3 A-1 और T1 एक यहाँ पर 3 यानी M1 L3 T-3 A-1 ये इसका होगा हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप जो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था, अगर जो ये क्वेश्चन था मतलब 200i प्लस 300j, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा अगर मतलब वो करते हो डिटेल से करते हो तो आपका पूरा पेज फिलअप हो जाएगा। बट दोस्तों आपको वहाँ पर अपना टाइम की अहमियत समझना, टाइम को बचाना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको माइंडली कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आपको पता है कि आई वाले का कॉम्पिशिएंट और यहाँ पर आई वाला नहीं है तो ये हो जाएगा 0 और ये जे वाला यहाँ पर और जे वाला यहाँ पर हमारा यहाँ पर जे वाला था 300 × 15 × 10 की पावर -3। आपको दोस्तों सीधी दोस्तों इसकी कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए। इस प्रकार अगर दोस्तों आपको माइंडली कैलकुलेशन अगर आप करते हो तब दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इन ऊपर वाले सभी का बापू क्वेश्चन। देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि दोस्तों मेरा जो एक क्वेश्चन है वो दोस्तों आपके 10 कॉन्सेप्ट के बराबर है। देखो अगर आप मेरे एक भी क्वेश्चन को अगर सोल्व कर पाते हो इट मीन्स दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जो दोस्तों हमारी एनसीईआरटी से लिया गया। आपको पता है कि एयरफोर्स की एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी एयरफोर्स अपना क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनाती है। डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो दोस्तों हमें उसे पढ़ना चाहिए। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन है जिसका एक्स विद्युत क्षेत्र की उसकी दिशा के अंदर है, यानी कि इसके एक्स की दिशा और विद्युत क्षेत्र की जो है वो बराबर है दिशा। ठीक है, तो दोस्तों इस स्थिति के अंदर आपको कुल फ्लक्स आपको बताना है। ठीक है, अगर आपका पूरा एनसीईआरटी के अंदर जिस प्रकार इसका दिया गया सॉल्यूशन दिया गया अगर वैसे अगर आप इसका करते हो तो दोस्तों आपका आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं दोस्तों आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि इसके अंदर देखो दोस्तों आपको पता है इसका एरिया होगा ऊपर, तो दोस्त इसका एरिया ऊपर होगा और एक की दिशा ये है दोस्तों। देखो इसका एक एरिया तो है इस तरफ और एक एरिया इस तरफ। अब आप ये पूछोगे इसके अंदर 3 एरिया कहाँ से है। देखो दोस्तों इसके अंदर 3 शेप है, पहली शेप है ये और दूसरी शेप है ये और तीसरी शेप है ये हमारी जो ये इसके अंदर दोस्तों ये 3 एरिया है। पहला वाला एरिया ये काउंट होगा, दूसरा वाला एरिया ये काउंट होगा, तीसरा वाला एरिया ये काउंट होगा। उसके बाद दोस्तों जो पहला वाला एरिया इसकी दिशा में और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के अंदर हमारा कोण है 180 डिग्री। अब आप ये पूछोगे सर ये 180 डिग्री कैसे। देखो दोस्तों इसकी दिशा ये और इसकी दिशा ये, अब इसके अंदर कौन होगा हमारा 180 और इसके लिए हमारा कोण है 90 डिग्री और इसके लिए हमारा कोण है 0 डिग्री। अब दोस्तों जब इसका अगर आप आंसर करते हो इसका आएगा माइनस का एडीएस और इसका आएगा 0 और इसका आएगा प्लस का एडीएस, तो दोस्तों हमारा 0 आएगा 0। अगर आपको ये हमारी अप्रोच अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। देखो मैंने आपको क्या बताया मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखो इसके अंदर हमारा तीन हमारी सरफेस हैं। 3 क्यों है, क्योंकि इधर भी हमारा वो सर्किल है और इधर भी हमारा सर्किल है और ऊपर वाला जो ये है ये हमारा जो ये शेप है ये ऐसी शेप है। ठीक है, और एक शेप ये है और एक शेप ये है। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र का जो वो फ्लक्स है वो अलग निकलेगा, इसके लिए फ्लक्स अलग से निकलेगा और इसके लिए फ्लक्स अलग से निकला। इसके लिए आपको पता है कि ई और ए के बीच में कोण हो गया 180 डिग्री। इसके लिए ई और ए के बीच में कोण हो गया हमारा 0 डिग्री, इसके लिए होगा 90 डिग्री। तो आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों आपको ऐसी अपनी अप्रोच को बनाना है और ऐसी अपनी जो मतलब आपको अपनी प्रैक्टिस को इस प्रकार से बना लेना है कि आपको चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसे मिनटों के अंदर उसे फिनिश कर दो। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो नेक्स्ट जो मैंने हेडिंग लिखी इससे दोस्तों क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। मैंने ये हेडिंग इसलिए लिखी ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर दोस्तों आप चाहे किसी से पढ़ते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे किसी से पढ़ते हो तो भाइयों आपका जो इस चैप्टर है इस चैप्टर को कंप्लीट होने के अंदर दोस्तों 4 से 5 दिन का टाइम लगता है। बट यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर चैप्टर का पूरा सारा आपको बता दूँ और डेफिनेटली इसी से क्वेश्चन बनेगा। देखो रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व यानी कि लेमडा सिग्मा और रो, इसके दोस्तों आपको अगर पूछेगा तो इसका आपको पूछ सकता है इसका वो क्या है इसका मात्रक और
और इसका मात्रक और इसका मात्रक, मतलब इनका तीनों का आपको ये मात्रक पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको इसका मात्रक पता होना चाहिए। इसका मात्रक होता है मतलब कि Q अपॉन L होता है, और ये होता है Q अपॉन A होता है, और ये Q अपॉन V होता है। इसके लिए होगा कूलाम प्रति मीटर, इसके लिए होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर और कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब दोस्तों देखो, इस स्थिति के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन मात्रकों को याद करते हैं। देखो दोस्तों, मात्रक बहुत ज़्यादा, आपको मात्रकों को याद नहीं करना है मेरे भाई। अगर आप इन्हें याद करने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा भाई। आपको इसे बनाना आना चाहिए। जैसे अगर आप इसका लेमडा का याद करते हो तो कूलाम प्रति मीटर, जो ये सिग्मा है इसका होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, रो है तो इसका कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो भाई अगर आप ऐसे याद करते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको इसे बनाना आना चाहिए। आपको इसे देखो, इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है Q अपॉन L होता है, Q का कूलाम होगा प्रति मीटर होगा। ऐसे दोस्तों आपको खुद से ये डेवलप करना आना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे भरोसे बैठे रहोगे कि हम काश हमें ये बता दे, और काश अगर हमें ये टीचर है मुझे ऐसा पढ़ा दे जो डायरेक्टली मेरे एग्जाम के अंदर हिट हो, या फिर कुछ ऐसा बता दे जो डेफिनेटली एज इट इज मेरे एग्जाम के अंदर आए, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा। एज इट इज कुछ नहीं आता है। जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे इससे सेम मिलते जुलते कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। एज इट इज क्वेश्चन कभी नहीं आते दोस्तों। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीए, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे किसी का भी आप उठाकर देख लो, वो एज इट इज क्वेश्चन कभी नहीं आता है। वो हर बार अपना पैटर्न और हर बार अपना क्वेश्चन का जो लेवल है और हर बार अपने क्वेश्चन चेंज करती रहती है। तो दोस्तों आपको ऐसा कभी नहीं मानना है कि जो इसने पढ़ा उसमें 25 में से 25 आ गया और उसने मुझे पढ़ाया तो उसमें 20 में से 20 आ गया। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट इसका बापू लेवल। दोस्तों देखो, अगर दोस्तों देखो, मेरा क्या मकसद है, मेरा मकसद ये है कि आपको मैं बताऊं कि हार्ड क्वेश्चन बनता है तो वो ऐसे बनेगा, अगर इजी क्वेश्चन बनता है तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको इजी क्वेश्चन बता दिया। अब देखो हार्ड आपको बता रहा हूँ। हार्ड क्या, आर रेडियस के वर्ताकार तार पर क्यों आवेश है, तो लेमडा, सिग्मा और रो का मान बताओ। अगर दोस्तों आपको किसी को अगर पता हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करिए, मुझे बताओ कि इसका मान ये होता है मेरे भाइयों। देखो इसका मान आपको आना चाहिए। आर रेडियस, देखो दोस्तों यहाँ पर मेन बात यहाँ पर दोस्तों ये दिया गया वर्ताकार। यहाँ पर मेरे भाइयों जो ये नाम लिखा है वर्ताकार, इसका बहुत ज़्यादा अहमियत। अगर इसकी जगह आयताकार होता, अगर इसकी जगह वर्गाकार होता, तब दोस्तों इसका आपका आंसर बदल जाता। अब क्यों बदलता वो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको पता है कि लेमडा क्या होता है, लेमडा बराबर होता है Q अपॉन L। एल क्या होता है मेरे भाई, एल होता है जो शेप साइज आपको दिया गया है उसकी पूरी लेंथ, यानी कि जो लेमडा होता है वो होता है इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अब देखो, अब इसका पूरी लंबाई क्या होती है, इसकी पूरी लंबाई होती है 2 पाई आर। पता है आप सभी को 2 पाई आर। तो मेरे भाई 2 पाई आर इसकी लंबाई, यानी कि एल की जगह आपका होगा 2 पाई आर, तो Q अपॉन 2 पाई आर ये होगा अपना लेमडा का मान। अब और दोस्तों इससे न्यूमेरिकल, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होगा भाई जो ये चैप्टर है क्या इससे न्यूमेरिकल लगा है। नहीं मेरे भाई, न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा। इससे केवल कॉन्सेप्चुअल आपका क्वेश्चन आएगा। अब देखो, अब आपका है सिग्मा। अब होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। Q का मान आपको Q है और पाई आर स्क्वायर। दोस्तों आपको ऐसा आपको यहाँ पर आना चाहिए। अगर दोस्तों अगर इसकी जगह अगर जो ये वर्ताकार इसकी जगह अगर ये वर्गाकार होता तो यहाँ पर अपना होता है Q अपॉन 4 इंटू L। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये इसका परिमाप है, इसकी पूरी लेंथ। और इसकी जगह क्या होता है, इसकी जगह Q अपॉन A स्क्वायर या फिर L स्क्वायर। तो इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर डिफरेंट आता है। और अगर मैं रो की बात करूं तो वो होता है Q अपॉन V और Q अपॉन 4/3 पाई आर इस क्यूब, और यहाँ पर होता है Q अपॉन L क्यूब। तो मेरे भाई इस प्रकार आपका आंसर वेरी करता। तो दोस्तों आपको केवल क्या पढ़ा जाता है, आपको केवल यहाँ तक आपको पढ़ाया जाता है मेरे भाई। लेकिन अगर कोई हार्ड क्वेश्चन बनता है तो वो यहाँ से भी बन सकता है आपका। तो दोस्तों मेरा मकसद केवल इतना ही है कि आप लोगों को मैं आपकी हकीकत, आपका जो एग्जाम उसकी हकीकत से आपको रूबरू करवा पाऊँ। देखो दोस्तों, अगर आपने SSC वाले जो भी टीचर वगैरह अगर उनकी वीडियोज़ को अगर आप देखते हो तो आपको सभी को पता है कि SSC के जो भी आपको पढ़ा रहा है, टीचर वगैरह पढ़ा रहा है, चाहे कोई भी हो दोस्तों, उन्होंने खुद ने एग्जाम दिया 5 से 6 बार उन्होंने खुद एग्जाम दिया। तो उन्हें बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस, तभी वो इतना अच्छा पढ़ा पाते हैं। बट हमारे जो डिफेंस सेक्टर इसका मतलब कि इसकी यही एक कमी है कि इसके अंदर जो आपको पढ़ा रहे हैं टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया मेरे भाई। तो ये एग्जाम ना देने का यही सबसे मेन क्या होता है, मतलब फैक्टर होता है कि उन्हें ये नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप उसी से पढ़ो या फिर आप खुद एनसीईआरटी फॉलो करो। अगर आपके पास कोई एक ऐसा वो टीचर है जिसने खुद एग्जाम दिया तो आप उस पर डेफिनेटली बिलीव कर सकते हो। बट अगर ऐसा कोई टीचर है जिसने एग्जाम ना दिया हो तो कृपया करिए खुद एनसीईआरटी को फॉलो करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप इससे क्वेश्चन बनता है तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई क्वेश्चन बनता है जो एग्जामिनर का फेवरेट है वो तो है हमारा फ्लक्स वाला क्वेश्चन। और दूसरा अगर कोई फेवरेट क्वेश्चन है वो अपना गाउस का नियम, जो सीधा आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। गाउस का नियम क्या बोलता है? गाउस का नियम यह कहता है कि कोई बंद पृष्ठ है उसके अंदर उससे निर्गत होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उससे निर्गत होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε नोट होता है, नोट गुना होता है। अब आप ये बोलोगे कि क्या सर हमें इस जो ये डेफिनेशन है क्या इसको हमें याद करना है? तो देखो, डेफिनेशन याद करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब सार नहीं है, बट एटलीस्ट आपको ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। इसके अंदर आपको ये चीज़ तो पता नहीं चाहिए कि अब जो सिग्मा क्यू है और जो ऑप्शन नोट है ये क्या है। सिग्मा क्यू है किसी आवेश के अंदर, किसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा,
और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है कि ये है विद्युत की मतलब कि ये निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दोस्तों, और नेक्स्ट के लिए क्या है दोस्तों, आवेश के लिए गाउस के नियम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो गाउस के नियम के लिए वैसे दोस्तों बहुत सारे कंडीशन, अगर मैं इस बोर्ड पर लिखूं तो ये बोर्ड 2 से 3 बार ये बोर्ड फिलअप हो जाए, बट मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं। देखो गाउस का नियम, अगर आपकी कोई एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो गाउस का नियम कब कब डिफरेंट होगा। अगर गाउस के नियम के अंदर जो विद्युत फ्लक्स होता है वो केवल और केवल आवेश की मात्रा, आवेश की प्रकृति और माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करता, चाहे आपको कुछ भी दिया गया हो। दोस्तों मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, क्या है कि गाउस का नियम है, वह गाउस के नियम के अंदर जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान आवेश की कुल मात्रा, आवेश की प्रकृति और माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। चाहे आपको कुछ भी दे, चाहे शेप साइज हो, चाहे आयताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे कैसा भी, चाहे पंचभुज हो, चाहे मतलब कि चाहे आयताकार की जगह वर्गाकार के अंदर उसे मतलब कि वो कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार कोई भी डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल आवेश की मात्रा, प्रकृति और माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करेगा मेरे भाई, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगर आएगा, देखो दोस्त, अगर मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिखा है कि इसके एनसीईआरटी के अंदर इस क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, बट मेरा ये मानना है कि इस क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो दोस्तों जो ये चैप्टर इससे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। आप सभी को पता है, अगर कोई हमारे पास स्क्वायर दिया गया, वर्ग है, तो दोस्तों देखो वर्ग के अंदर आपको 6 से 7 आपकी वो कंडीशन होती है। अगर कोई आवेश इसके बीच में लिखा है, अगर कोई आवेश इसके बीच के अंदर क्यू मान का अगर कोई आवेश है, तो इसके फलकों से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसके किनारों से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसके एजेज से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना, इसके शीर्ष से इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो अगर आप इसे डायरेक्टली अगर इसकी ट्रिक जाना चाहते हो तो देखो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 6 क्या है, इसके अंदर 6 इसके अंदर आपको पता है, इसके अंदर होती है फलकें, तो फलकों के लिए हो गया क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है शीर्ष कितने होते हैं मेरे भाई, आपको पता है कि शीर्ष हमारे होते हैं, यहाँ पर देख लो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, शीर्ष हमारे होते हैं 8, तो 8 आ गया। अगर मैं यहाँ पर आपको किनारों की बात करूँ तो क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। तो बस आपको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इस कॉन्सेप्ट से पढ़ लो, अदरवाइज दोस्तों इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है अनंत रेखीय आवेश की वजह से। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई। मैंने दोस्तों आपको इसी चैप्टर से बता दिया कि चैप्टर से केवल और केवल अगर क्वेश्चन बनता है तो वो फ्लक्स का विनिमय सूत्र क्या है, फ्लक्स का मात्रा क्या है और फ्लक्स की कंडीशन क्या है। यानी कि अगर हमारा थीटा बराबर 0 है, अगर थीटा बराबर 90 है, 90 डिग्री 180 डिग्री है, और एक हमारा गाउस का नियम। इसके अलावा दोस्त इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बना। इसके अलावा इससे एक क्वेश्चन और बनेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अदरवाइज दोस्तों जो आपका सामने जो ये है अनंत रेखीय आवेश की वजह से हमारा ए बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर होता है, भाई इससे कभी क्वेश्चन नहीं बनता, कभी नहीं बना, ना तो आज तक बना है ना ही बनेगा। जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं भाई वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। उन्हें मतलब उनका मकसद है कि वो स्टूडेंट को 25 में से 25 के लिए तैयार करें। बट मेरे भाई मेरा ये मानना है 25 में से 25 की तैयारी क्यों कर रहे हो आप? हमें केवल अपनी जॉब से मतलब, वी वांट सिलेक्शन, हमें सिलेक्शन चाहिए भाइयों। 25 में से 25 आएगा, उसको भी उतनी ही इज्जत मिलेगी जितनी 25 में से 15 आएगा। तो भाइयों पहले आप अपने सिलेक्शन की तरफ ध्यान दो। एटलीस्ट आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो आप अपने सिलेक्शन पर ध्यान दो। 25 में से 25 की अगर आप सोचोगे तो भाई आपके 15 नंबर भी नहीं आएंगे, ठीक है। देखो अनंत रेखीय आवेश की वजह से आपको अगर सीधा अगर आपको जाना है, जिसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन आर, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। नेक्स्ट है अपरिमित अचालक परत की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई भी बर्डन नहीं है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपरिमित अचालक परत की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होता है, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर एयरफोर्स हार्ड स्टार्ट कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अगर एयरफोर्स कहती है नहीं मेरे को तो जो स्टूडेंट है उसका एक क्वेश्चन गलत ही होना चाहिए, अगर एयरफोर्स कहेगी नहीं मुझे ये चाहिए कि जो स्टूडेंट वहां पर एग्जाम देने बैठा है उसका एक क्वेश्चन तो गलत हो, तो दोस्तों इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बने। और ये क्वेश्चन ना तो आज तक टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, ना ही आपको पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। जो ये क्वेश्चन है ये ऐसे नहीं निकलते मेरे भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन किताबों से मेहनत करनी पड़ती है हमें, तब जाकर ऐसे क्वेश्चन निकलते। देखो अपना क्वेश्चन क्या, अपना क्वेश्चन ये है कि दो अनंत लंबाई की चालक परतें हैं, 2 अनंत लंबाई की चालक परतें जिसके ऊपर विपरीत आवेश है, तो उसकी वजह से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अंदर तो आप सभी को पता है कि अंदर होगी इसकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सॉरी अंदर होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट बाहर कितनी होगी, बाहर किसी को नहीं पता। मैं बताता हूं, अगर आप में से किसी को नहीं पता। देखो अपना क्वेश्चन क्या, अपना क्वेश्चन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखो आप सभी को पता है कि पॉजिटिव की वजह से होती है बाहर की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव की वजह से तो गई इस दिशा में, बट
इस डायरेक्ट इस पॉइंट पर नेगेटिव वजह से होगी इस दिशा में, तो भाइयों E2 माइनस E1 बराबर 0 होगा और ये मान बराबर होगा भाइयों, यही होगा इसका फॉर्मूला कि अगर दो अपरिमित दो अनंत लंबाई की चालक पड़ते हैं जिस पर विपरीत आवेश है, उसकी वजह से उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसका मान होगा अपना 0, डायरेक्ट 0 होगा। दोस्तों आपको भाइयों इससे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे लगते हैं तो भाइयों एक बार लाइक अवश्य करें वीडियो को। नेक्स्ट और मेरे भाइयों आपको पता है कि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इससे केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा। जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है इससे भाई केवल एक ही अपना क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन क्या है देखो आप कि चालक, वैसे तो दोस्तों इसके अंदर 3 फॉर्मूले चालक के लिए, 3 फॉर्मूले अचालक के लिए, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज मेरे भाई कोई जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बना, डेफिनेटली कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ इससे आप ये पढ़ सकते हो कि जो ई का मान होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल के समानुपाती होता है, तो ये क्वेश्चन आप इसे पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसे भी छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके अंदर दोस्तों चालक परत के ऊपर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र, अगर बाहर पूछे तो KQ अपॉन स्मॉल r², KQ अपॉन कैपिटल R² उसकी सरफेस के ऊपर, और अंदर मेरे भाई 0 होगा। ये है जहरीला कॉन्सेप्ट। अगर आपके एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो डायरेक्टली इससे बनेगा। अपना क्या क्वेश्चन है कि चालक गोले की वजह से अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। जैसे आपको एग्जाम के द्वारा बता रहा हूं, जैसे ये इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो इसके पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा मेरे भाई, 0 होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप एयरफोर्स एग्जाम के अंदर 10 से 15 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो डायरेक्ट आप इसे पढ़ सकते हो। और आपको ये दूसरी बात और बता दूं इसके मतलब इसके साथ आपको जोड़कर कि चालक कोई चीज़ है, तो देखो अगर कोई चालक वस्तु है तो उसकी सतह के ऊपर आवेश होता है, उसके बाहर कोई आवेश, मतलब उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता, जो कुछ आवेश होता है वो उसकी सतह पर होता है। इसकी वजह से उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ओके, यानी मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई चालक वस्तु है, चाहे चालक गोला हो, चाहे चालक छड़ हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसकी सतह पर ही आवेश होता है, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। अगर आपको पता है कि अंदर आवेश ही अगर नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का मान आना भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अचालक गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र का मान, इसके लिए भी सेम आपने 3 जो फॉर्मूला वो है KQ अपॉन स्मॉल r², KQ अपॉन कैपिटल R² और 3/Q अपॉन कैपिटल R²। भाइयों ये इसका जहरीला कॉन्सेप्ट, ये तो है बाहर, ये है इसकी सरफेस के ऊपर, और भाइयों ये है 3/2 KQ अपॉन R²। ये क्या है दोस्तों, ये आपको पता है कि अचालक कोई गोला है, वस्तु है, कुछ भी है, तो दोस्तों उसके बाहर भी आवेश होता है और उसके अंदर भी आवेश होता है। तो उसके सेंटर पर पूछा मेरे भाई, तो उसके सेंटर पर कितना आवेश होगा, मतलब सेंटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, वो दोस्तों 3/2 गुणा ई सरफेस होगा। यानी कि अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो वो क्या आएगा कि अचालक गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र का मान उसके केंद्र पर कितना होता है, तो दोस्तों उसके केंद्र पर उसकी सतह का 3/2 गुना होता है। तो दोस्तों और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपके सामने कॉन्सेप्ट, अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो मेरे भाइयों पढ़ लो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। ठीक हो, नेक्स्ट अपना क्या क्वेश्चन है कि आवेशित चालक की सतह पर बल। देखो इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोड़ दो। बट इसके लिए आप एक बात को ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कोई आवेशित चालक है, तो उसकी सतह पर लगने वाला बल कैसा होगा। देखो दोस्तों आपको ये थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो आवेशित कोई चालक बोला तो उसकी सतह पर लगने वाला बल कैसा होगा। अगर कोई आवेशित चालक है तो उसकी सतह के ऊपर लगने वाला बल हमेशा कौन सा होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, यानी रिपल्सिव, प्रतिकर्षण। ठीक है, हमेशा प्रतिकर्षण। अब ये पूछो सर प्रतिकर्षण क्यों है, देखो आपको थोड़ा सा बताऊं। जैसे कोई ये चालक बोला तो इससे मैंने इतना सा ये भाग कट गया और ये भाग है, इस पर पॉजिटिव है। अब आप देखो यार पॉजिटिव अगर कोई आवेश है तो उसकी वजह से केवल प्रतिकर्षण होता है, यानी कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से हमेशा प्रतिकर्षण ही होता है। नेक्स्ट साबुन का बुलबुला, भाइयों इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई भी साबुन के बुलबुले से इतना हार्ड दिया गया। आपको क्या पढ़ाते हैं कि इसके अंदर रो बराबर इतना होगा, मतलब 8T अपॉन एप्सिलॉन। भाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इससे केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर साबुन के बुलबुले के आवेश बढ़ा जाए तो इसके रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अपना क्वेश्चन क्या है, जैसे कोई ये साबुन का बुलबुला है तो इसके अगर चार्ज हम बढ़ाते हैं, अगर इसका चार्ज इंक्रीज करते हैं, इसका रेडियस में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई रेडियस भी इंक्रीज होगी। अगर साबुन के बुलबुले का आवेश अगर बढ़ाया जाता है तो उसके रेडियस भी इंक्रीज करते हैं। तो दोस्तों देखो, तो ऐसे क्वेश्चन भाइयों आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमने जो
गाउस का जो नियम है उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपको बताया है। इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे दोस्त। अगर आप इससे बाहर अगर कुछ पढ़ रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है। मेरी बात को मान लो मेरे दोस्तों, सुख पाओगे। अदरवाइज भाइयों ये हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आपका स्कोर नहीं हो तो बाद में आपको पछताना पड़े। उससे अच्छा है कि आप पहले ही हमारी बात को मान लो। और अगर आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, अगर आप इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि हाँ इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में और पढ़ना चाहता हूँ, तो हम आपके लिए उससे अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।